दोस्तों, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैंग ने बड़ी आसानी के साथ उन 12 के 12 इमोर्टल्स की कह के ले ली थी। जिसके बाद उसने लिंग को किसी काम से अंदर भेज दिया था और हम देखते हैं कि टोबा और चैंग दोनों आराम से बैठ के चाय पी रहे थे। उसी टाइम पे वहाँ पे बाई युवे आती है जो कि निंगजू को अपने साथ लेके आई थी। निंगजू अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने सिर्फ फोंग और साओ बैन को सिर्फ बंद ही किया था, इसीलिए चैंग उसे बख्श देगा और उसे मारेगा नहीं। लेकिन चैंग जैसे ही देखता है कि वो दोनों वहाँ पे आ चुकी हैं, तो फिर चैंग आगे से निंगजू को घूरते हुए कहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ। इस पे निंगजू तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो हल्का सा भी रेजिस्ट नहीं करती है। निंगजू अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर चैंग उसे मारना चाहे तो फिर वो उसको बड़ी आसानी के साथ अपनी सिर्फ एक उंगली के साथ ही मार सकता है। जिसके बाद चैंग निंगजू से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही बहादुर हो गई है। वो पूरे फॉक्स क्लैन की डीमन एम्परर है और साथ ही में पूरा एशियन फॉक्स क्लैन उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। इसीलिए शायद निंगजू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है जो उसने चैंग के सबोर्डिनेट्स को जेल के अंदर डाल दिया था। निंगजू आगे से माफी मांगते हुए कहती है कि वो थोड़ा सा भटक गई थी, लेकिन अगर चैंग किसी को पनिशमेंट देना चाहता है तो वो सिर्फ निंगजू को दे। इसमें वो फॉक्स सेट को बीच में ना लाए, नहीं तो उससे काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे बाई युवे आगे बढ़ती है जो कि चैंग से कहती है कि वो चाहती है कि चैंग निंगजू और उसके फॉक्स क्लैन को कुछ भी ना करे और उसके लिए बाई युवे कुछ भी करेगी और वो किसी भी चीज के करने के लिए राजी थी। चैंग आगे से कहता है कि अगर मैं निंगजू और फॉक्स क्लैन को छोड़ देता हूँ तो फिर तुम कुछ भी करोगे। जिसपे बाई युवे आगे से हाँ कहती है, तो फिर चैंग अपने पास से एक डंडा बाहर निकालता है और वो बाई युवे के पीछे जाके कहता है कि जरा मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी चेक करने दो। जिसके बाद चैंग उस डंडे का इस्तेमाल करके बाई युवे को मारने लगता है। खैर चैंग का मारना और बाई युवे का चिल्लाना वो दोनों ही काफी अलग अलग थे। तुम लोग इमेज से पता लगा सकते हो और मैं बार बार मीम का यूज नहीं करता हूँ। लेकिन निंगजू ये सब कुछ देख के दंग रह गई थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बहुत कमीना है, ये हमारे सेक्ट और मुझे छोड़ के जाने देने के लिए ये कुछ भी करने को राजी है और ये अपनी ताकत का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इससे जितना एवल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है और ये प्योर इवल है। खैर उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जिसके मुंह से ठरक बहने लगी थी और उसके नाक से खून आने लगा था। और चैंग बताता है कि वो बाई युवे को मारते हुए उसकी जितनी भी मेरिडियंस है वो उनको अनलॉक कर रहा है और इसीलिए ये उसके लिए पनिशमेंट ना होके एक ट्रीट बन गई है। और बाई युवे चैंग से आगे से कहती है यू कैन हिट मी हार्डर। खैर निंगजू से बाई युवे का इस तरह से टॉर्चर नहीं देखा जाता है और वो आगे बढ़ के चैंग को मना कर देती है और कहती है कि वो बाई युवे को इस तरह से टॉर्चर ना करे। खैर चैंग इसके बाद उसे टॉर्चर करना छोड़ देता है और बाहर जाके बैठ जाता है और निंगजू से कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके होंग और साओ बैन को छोड़ दें, नहीं तो फॉक्स क्लैन के साथ आगे क्या होगा वो उसे अच्छे से पता है। जिसके बाद चैंग अपने पास से एक इमॉर्टल फ्रूट बाहर निकालता है जो कि वो बाई युवे को दे देता है, लेकिन हाथ दरअसल निंगजू ने फैलाया था। जिससे निंगजू काफी हैरान हो जाती है कि उसे डेविल फ्रूट नहीं मिला है। जिसके बाद निंगजू चैंग से कहती है कि अब से एशियन फॉक्स क्लैन उसको फॉलो करेगा और वो फ्यूचर में उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। चैंग आगे से उसे घूरते हुए कहता है कि जाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों अपने क्लैन की तरफ वापस जा रहे थे कि उसी टाइम पे बाई युवे आगे से कहती है कि अब पता नहीं उसे कब दोबारा मौका मिलेगा कि चैंग उसे पनिशमेंट देगा। और बाई युवे आगे से कहती है कि जैसे जैसे चाबुक उसकी बैक के ऊपर जोरों से पड़ रहा था वैसे वैसे उसकी मेरिडियंस स्मूथ होती जा रही थी। खैर निंगजू को ऐसा लगता है कि टॉर्चर ज्यादा होने की वजह से बाई युवे का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसीलिए वो उसे कहती है बाबू परेशान मत हो, चलो वापस चलते हैं और मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देती हूँ। जिसके बाद चैंग आके आराम करने ही वाला था कि उसी टाइम पे सिस्टम की विंडो उसके सामने आती है और उसे बताती है कि उसे कई सारे फील्ड पॉइंट मिले हैं और चैंग को टोटल 2,40,000 फील्ड पॉइंट मिले थे। इतने सारे फील्ड पॉइंट को देख के उसके अंदर के मन का कीड़ा जाग उठता है और वो चिल्लाने कूदने लगता है। जिसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि अब वो यहाँ पे सिस्टम को अपग्रेड भी कर सकता है, यानी कि वर्जन 4.0, और साथ ही में वो उसको एक्सपेंड भी कर सकता था। खैर सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे वर्जन को अपग्रेड करने के लिए कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, यानी कि उसे माउंटेन का पूरा लॉर्ड बनना पड़ेगा और उसके लिए टाइम लिमिट भी थी। जिसपे चैंग आगे से उंगली दिखा के कहता है कि मैं तो नहीं करने वाला है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो फिर सिस्टम आगे से कहता है कम ऑन होस्ट, यू कैन डू दिस, और अगर आप इसे अपग्रेड कर लेते हैं तो फिर आपको रिवॉर्ड के तौर पे सीक्रेट रियलम मिलेगी और सीक्रेट रियलम के अंदर ऐसे कई सारे सीक्रेट टेक्निक्स, मास्टर रियलम्स और साथ ही में मिथिकल पोकेमॉन भी होंगे और चैंग उनका भर भर के यूज कर सकता है। जिसपे चैंग आगे से सिस्टम को चाटते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसी बातें कहोगे तो फिर मैं क्यों पैसे खर्चा करने के लिए नहीं मानूंगा। जिसके बाद चैंग तुरंत अपनी फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल करता है और वो माउंटेन का लॉर्ड बन जाता है और वो डोमेन का साइज बढ़ा देता है। लेकिन इतना सब करने के बाद वो बेचारा सदमे में चला जाता है कि उसने एक ही बार में 1,90,000 फील्ड पॉइंट को यूज कर लिया। जिसके बाद वो बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है कि पता नहीं लिंक के साथ क्या हो रहा होगा, मैंने उसे वहां पे भेज तो दिया है। उसी टाइम पे हम लोग लिंक को देखते हैं जो कि 9 शॉट सेक्टर के पास गई थी, अपने सेक्टर के पास, जहाँ पे वो सभी लोगों को मरा हुआ देखती है। लेकिन जब लिंक अपने
फादर को इतने बुरे हालातों में देखती है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन उसी टाइम पे उसके डैड उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं कि रोना बंद करो, हम लोग अभी तक जिंदा हैं। लेकिन लिंक आगे से पूछती है कि वो लोग जिंदा कैसे हैं, उन्हें तो इमॉर्टल्स ने मार दिया था। जिसपे लिंक के फादर आगे से बताते हैं कि उनके पास एक आर्टिफैक्ट था और वो सब कुछ पूरा एक इल्यूजन था। लिंक के फादर चैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने एक ही बार में सभी इमॉर्टल्स को मार दिया, उसकी ताकत सच में भयानक है। जिसके बाद लिंक के फादर उसे बताते हैं कि जब वो घर छोड़ के जाने वाले थे तब चैंग ने उन्हें रोक दिया था और उनसे कहा था कि इसके बावजूद भले ही वो लोग कितनी भी सावधानी बरतते हैं, इमॉर्टल्स उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार सकते हैं। इसीलिए चैंग ने अपने पास से एक आर्टिफैक्ट निकाला था जो कि इल्यूजन को क्रिएट करता है और वो इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो आर्टिफैक्ट किसी को भी विश्वास दिला सकता है कि जो होने वाला है वो बिल्कुल सच है और जो हो रहा है वो भी बिल्कुल सच है। जिसपे लिंक रोते हुए कहती है कि मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो काफी ज्यादा दयालु हैं। लिंक के फादर उसे बताते हैं कि कल्टीवेशन की दुनिया में जहाँ ताकतवर कमजोर को खा जाते हैं तो फिर उनका सेक्टर काफी ज्यादा लकी है कि उनको एक ऐसा सीनियर मिला है जो कि शक्तिशाली होने के साथ साथ काफी ज्यादा दयालु और सत्यवादी भी है। जिसके बाद वहाँ पे हम लोग लिंक के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि अपनी सोल फॉर्म में थे और वो अभी तक मरे नहीं थे। इसी के बाद लिंक के फादर को याद आता है कि उन्हें सिग्नल देना है, नहीं तो चैंग गुस्सा हो जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ पे एक पटाखा फोड़ता है। हम लोग देखते हैं कि चैंग का वहाँ पे एक पटाखों से मुंह बन जाता है जो कि कूल लग रहा था, जिससे चैंग को भी पता चल जाता है कि उनका सेक्टर सही सलामत है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जब चैंग ने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया था तब उसको इस तरिश्मा के बारे में पता चला था और उसने सबसे पहले खुद के ऊपर टेस्ट किया था, जहाँ पे उसने सक्सेसफुली एक डोमेन तो बना दी थी लेकिन वो सही से काम नहीं कर रही थी। लेकिन डोमेन के अंदर का जितना भी फिकर था वो बिल्कुल असली लग रहा था छूने पर भी। इसीलिए चैंग ने उनके सेक्टर के ऊपर सिर्फ एक दाव लगाया था और उसका दाव चल गया। जिसके बाद हम लोग अपर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे हम लोग सेंगुंग नाम के वनरेबल इमॉर्टल को देखते हैं और तभी उसके पास एक और इमॉर्टल आता है जिसको सेंट वू कहा गया है। सेंट वू सेंगवू से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे कुछ दिन ठीक नहीं चल रहे हैं और तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, जरा मुझे बता दो तुम्हारा ये भाई किस काम में आएगा। जिसपे सेंगवू उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले उसकी एक शॉर्ट चोरी हो गई थी अपर वर्ल्ड में किसी का घुसा आने की वजह से। जिसके बाद उसने अपने 12 इमॉर्टल्स को नीचे भेजा लेकिन वो उस शॉर्ट को वापस लाने में नाकाम रहे। किसी लोअर वर्ल्ड के बंदे ने उन्हें मार दिया है जिसको सभी लोग इमॉर्टल स्लेयर कह रहे हैं। सेंगवू से पूछता है क्या वो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। जिसपे सेंगवू आगे से कहता है कि मेरी आंखों के अंदर वो बस एक छोटी सी चींटी है जिसको मैं जब चाहे तब मसल सकता हूँ, लेकिन मैं किसी काम से यहाँ पे बिजी हूँ। सेंगवू से कहता है कि चिंता न करो, तुम्हारा ये काम मैं कर सकता हूँ और वैसे भी लोअर वर्ल्ड के अंदर मेरा कुछ पुराना हिसाब किताब बाकी है। जिसके बाद सेंगवू बताता है कि उसके पास कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हैं और वो किसी भी इमॉर्टल स्लेयर का भी काम तमाम कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों इसी बात के ऊपर हंसने लगते हैं और उसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम यू चैन था और ये भी एक इमॉर्टल है। जिसपे सेंट वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो इमॉर्टल रियलम के अंदर सबसे सुंदर कन्या है और अगर कोई यू चैन को देख ले तो इसका मतलब यही है कि उसने अपनी आंखों से स्वर्ग को देख लिया है। यू चैन उन लोगों को बताती है कि वो यहाँ पे इमॉर्टल ट्री लेने के लिए आई है। उसी के बाद हम लोग चैंग के इमॉर्टल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे हम लोग इमॉर्टल ट्री को देखते हैं और उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही फल लगे हुए थे और वो बिल्कुल सोने का पेड़ लग रहा था। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जहाँ पे लिंक उसकी कमर दबा रही थी और चैंग उससे कहता है कि थोड़ा सा राइट में और थोड़ा सा लेफ्ट में, और उन्हीं दोनों के ऊपर हम लोग कियान और शॉट को देखते हैं जहाँ पे कियान जल रहा था तो शॉट उसे तिरछी नजरों से देख रही थी। उसी टाइम पे हम लोग होंग को देखते हैं जिसके 100 बहन थी और साथ ही में उसके पास बाईयुए भी थी। लेकिन होंग को इस बात की चिंता हो रही थी कि उसने टास्क को विफल कर दिया है, इसीलिए चैंग उसके ऊपर गुस्सा हो सकता है और उसे पनिशमेंट भी दे सकता है। बाईयुए जैसे ही पनिशमेंट का नाम सुनती है तो फिर वो होंग से कहती है कि वो होंग की खातिर उस पनिशमेंट को अपने ऊपर ले लेगी। जिसपे होंग उससे कहती है कितनी प्यारी हो तुम, मन कर रहा है तुम्हें अभी पुच्ची ले लो। लेकिन दोस्तों वो तो हम लोग जानते हैं ना कि उसे पनिशमेंट क्यों चाहिए। लेकिन वो दोनों जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं तब उन्हें दरवाजे के पीछे से आवाज आने लगती है पुश मी हार्डर। इसीलिए उन दोनों को लगता है कि चैंग और लिंक दोनों एक साथ मिलके मचा रहे हैं। लेकिन जब वो दोनों दरवाजा खोल के अंदर जाके देखते हैं तब लिंक अभी भी चैंग को बस मसाज दे रहे थे। जिसके बाद होंग आगे बढ़ती है और वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो चैंग से माफी मांगती है और उसे कहती है कि वो पनिशमेंट के लिए तुरंत रेडी है। तो फिर उसी टाइम पे बाईयुए आगे बढ़ती है जो कि चैंग से कहती है कि वो होंग की जगह पे पनिशमेंट ले लेगी और जितनी भी पनिशमेंट है सिर्फ उसे दी जाए। लेकिन चैंग बाईयुए के सपनों के ऊपर पानी फेर देता है और उससे कहता है कि आज किसी को भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जिससे बाईयुए उदास हो जाती है और वो सोचती है कि पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो होंग रिवॉर्ड के तौर पे एक इमॉर्टल फ्रूट देता है और उसे कहता है कि मिशन फेल हो गया तो क्या हुआ, मेहनत तो तुमने की थी। लेकिन जब चैंग बाईयुए की तरफ देखता है तब वो सोचता है ऐसा लगता है कि इसको पनिशमेंट चाहिए थी लेकिन इसे नहीं मिली है, इसीलिए उदास हो गई है। और वहीं पे बाईयुए अपने मन के अंदर सोचती है कि अगली बार पनिशमेंट
रिप्लेसमेंट कब मिलेगी, मुझे वो प्लेजर फिर से चाहिए। जिसके अगले सीन में हम लोग चैंग को देखते हैं और उसके पास अभी भी 50,000 पॉइंट बचे हुए थे, इसीलिए वो जल्दी से अपने पॉइंट का इस्तेमाल करता है और एक क्लोन बना लेता है और ये क्लोन कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और उसके पास जितने भी स्किल थी सिस्टम के अंदर वो उन सभी को एक्वायर कर लेता है और खुशी के मारे उछलने लगता है। तो फिर चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अब वो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो किसी भी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद चैंग वहाँ पे वन फिंगर यांग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ अपनी एक उंगली करता है तो सामने की तरफ एक बीम जाती है जो कि दीवार को तोड़ते हुए पार निकल जाती है। जिसके सोर्स से जो सभी लोग काम कर रहे थे उन सभी का ध्यान भटक जाता है और चैंग अपने मन के अंदर उछलते हुए सोचता है कि अब वो किसी को भी कोई भी टेक्निक सिखा सकता है और वो साथ ही में लिंक को भी कल्टीवेशन में हेल्प कर सकता है और उसे कई सारी नई टेक्निक सिखा सकता है। इसके बाद चैंग हंसते हुए बाहर निकलता है और वो लिंक से कहता है कि उसको कई सारी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी है। जिसपे लिंक आगे से कहती है कि उसे हर तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी है, लेकिन चैंग उसके सर के ऊपर उंगली मारते हुए कहता है कि अभी मैं तुमको सिर्फ शॉर्ट स्किल सिखाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें बाकी सारी मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। इसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो लिंक को कई सारी शॉर्ट टेक्निक्स, शॉर्ट फॉर्मेशन और सब कुछ बता देता है। इसके बाद लिंक चुपचाप बैठ जाती है और वो कल्टीवेट करना शुरू कर देती है। वहीं पे वो दोनों लोमड़ी दूर से खड़ी होकर बस यही सोच रही थी कि पता नहीं चैंग उन्हें कब इस तरह की कोई मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाएगा। जिसके बाद हम लोग फिर से अपर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे जब यू चैन किसी से इमोर्टल ट्री से इमोर्टल फ्रूट लेने के लिए गई थी तब उस बंदे ने साफ मना कर दिया था और उसे पहले ही बता दिया था कि अपर वर्ल्ड के अंदर जितने भी इमोर्टल ट्री है उन सभी से इमोर्टल फ्रूट पहले ही ले लिए गए हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी ट्री नहीं बचा है जिसके पास इमोर्टल फ्रूट होगा। लेकिन वो बंदा आगे से यू चैन को एक टिप दे देता है कि लोअर वर्ल्ड के अंदर किसी बंदे के पास इमोर्टल ट्री है जिसके पास कई सारे फ्रूट लगे हुए हैं। यू चैन आगे से उसे शुक्रिया कहती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ओल्ड इंसेक्टर का टाइम जल्दी से खत्म होने वाला है, इसीलिए उन्हें कैसे भी करके कई सारे इमोर्टल फ्रूट को ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग लिंक को देखते हैं जो कि अभी भी कल्टीवेट करते हुए जा रही थी और वो धीरे धीरे करके ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देती है और वो जैसे जैसे ब्रेक थ्रू करते जाती है और वैसे वैसे चैंग को पॉइंट मिलने लगते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंक ने इस कदर ब्रेक थ्रू कर लिया था कि वहाँ पे सुप्रीम थंडर खुद आई थी, लेकिन वो जैसे ही चैंग को वहाँ पे देखती है तब वो फिर से गुस्सा हो जाती है। लेकिन सुप्रीम थंडर एक साइड कैरेक्टर है, वो क्या ही कर सकती है, वो चैंग के खिलाफ जीत थोड़ी ना सकती है, इसीलिए वो जल्दी से आगे बढ़ती है और वो लिंक को अपनी पावर्स दे देती है। जिसके बाद लिंक सीधा नासेंट सोल रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाती है और उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और चैंग को पूरे 10,000 फील्ड पॉइंट मिलते हैं, जिससे चैंग की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो सिस्टम से कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई बग है। जिसपे सिस्टम आगे से बताता है कि ये कोई बग नहीं है, सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद जो एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं उन सभी की वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए जब भी लिंक ब्रेक थ्रू करेगी तब उसका जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट होंगे वो सभी हाई होंगे। और वैसे भी मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप काफी अच्छी तरीके से चल रहा है, इसीलिए सिस्टम उसे बोनस भी दे रहा है। जिसपे चैंग उसे कहता है कि साले तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो सिस्टम आगे से कहता है कि पूछा नहीं तो बताऊंगा क्यों। चैंग अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि उसे कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट कैसे मिलेंगे, लेकिन सिस्टम ने उसे खुद ही बता दिया है कि अगर उसका डिसाइपल जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू करता है तो उसे एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ साथ बोनस भी मिलेगा, जिससे और ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। इसीलिए चैंग भाई युवे की तरफ देखते हुए सोचता है कि अगर मैं इसे अपने डिसाइपल बना लेता हूँ तो फिर मुझे कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन तभी सिस्टम चैंग को बताता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाई युवे उसकी डिसाइपल है या नहीं, लेकिन जब तक वो डोमेन के अंदर रहती है और वहाँ पे कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू करते हैं तब तक चैंग को फील्ड पॉइंट मिलते रहेंगे और उसे बोनस भी मिलता रहेगा। जिसपे चैंग उसके ऊपर एक घुसा मार के कहता है कि ये सभी चीजें पहले नहीं बता सकते हो, क्रिटिकल मूवमेंट पे सब कुछ बर्बाद कर देते हो। लेकिन उसी टाइम पे बाई युवे अपने मन के अंदर सोचते हैं कि पता नहीं चैंग उसके बारे में क्या सोच रहा था और उसको गुदगुदी होने लगती है। उसी टाइम पे लिंक भागते हुए आती है जो कि चैंग को बताती है कि वो नासेंट सोल रियलम के अंदर जा चुकी है और वो बस इमोर्टल बनने के कुछ ही कदम दूर है। वहीं पे होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे लिंक से जलन होती है क्योंकि वो इतनी जल्दी इमोर्टल बनने वाली है, लेकिन होंग अभी तक कई सारे इमोर्टल फ्रूट की पिल खाते हुए जा रही है, लेकिन वो अभी तक इमोर्टल नहीं बन पाई है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक लाइट उड़ते हुए आती है जो कि चैंग के सीधा मन के अंदर घुस जाती है और चैंग को एक मैसेज देती है और ये लाइट दरअसल स्नेक की तरफ से थी। वो सभी लोग चैंग से पूछते हैं कि उसने क्या मैसेज भिजवाया है, जिसपे चैंग बताता है कि स्नेक ने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ पे मुझे जाना था, इसीलिए मैं खुद से ट्रिप पे जाने वाला हूँ यूनजाओ की ट्रिप के लिए। वो सभी लोग उससे कहते हैं कि हम लोग आपको फॉलो करें, जिसपे चैंग उन्हें बताता है कि वो खुद नहीं जा रहा है, दरअसल वो अपने क्लोन को भेजने वाला है और उसकी रियल बॉडी यही घर के अंदर ही रहेगी। और वो कहते हुए जाता है कि मेरी रियल बॉडी का अच्छे से ख्याल रखना। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि नेदर वर्ल्ड से एक दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक घोस्ट बाहर निकलता है जिसका नाम ग्रीन हेयर था। जिसके बाद वो घोस्ट आगे बढ़ता है और शहर के अंदर जितने भी कल्टीवेटर थे वो उन सभी को खा जाता है और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रीन घोस्ट
आगे से बताता है कि वो यहाँ पे चैंग को मारने के लिए आया है, क्योंकि वल्नरेबल इमोर्टल ने ये बोली लगा दी है कि जो कोई भी उसकी शॉट को वापस लेके आएगा और साथ ही में चैंग को भी मार दिया जाएगा तो वो डायरेक्ट इमोर्टलिटी के अंदर आ सकता है और उसे अपर वर्ल्ड के अंदर आने दिया जाएगा। इसीलिए घोस्ट चैंग को मारने के लिए आया है और शॉट को वापस ले जाने के लिए आया है। जिसके बाद वो घोस्ट आगे बढ़ता है और किसी जगह के ऊपर हमला करके फिर से कल्टीवेटर्स को खाने लगता है। जिसके बाद अगला सीन चैंग के घर का होता है तो हम लोग देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां चैंग की बॉडी को गंदी नजरों से देख रही थी और वहीं पे होंग उन लोगों से कहती है कि मेरे पास एक कमाल का आइडिया है इस बॉडी का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि रास्ता भटक चुका था और वो पेड़ से नीचे के आके गिरता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक कैट डीमन आती है जो वो भी आसमान से नीचे आके गिरती है। चैंग उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि कैट डीमन यहाँ पे कैसे आ गई और वैसे इसका नाम मियाओ है। हम लोग देखते हैं कि उसी टाइम पे वहाँ पे मियाओ के क्लैन वाले आ जाते हैं जो कि मियाओ से कहते हैं कि शैतानी करना बंद करो, अबे के अबे शादी के लिए चलो, कई लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसपे मियाओ आगे से कहती है कि अगर शादी करने का शौक उन्हें है तो फिर वो कर ले, वो एक नोबल है, वो किसी का कहा नहीं मानेगा और कोई भी किसी टकले बंदे से शादी करना नहीं चाहेगी। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि ये सभी बातें सुनना तो नहीं चाहता था लेकिन उसने जबरदस्ती सुन ली थी। इसके बाद मियाओ आगे बढ़ती है और वो अपने क्लैन वालों के ऊपर हमला कर देती है। हम लोग देखते हैं कि मियाओ उनके साथ फाइट तो कर रहे थे लेकिन वो सभी गोल्डन पीक रियलम पे थे, इसीलिए मियाओ का जीत पाना नामुमकिन था। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये हार गई तो फिर इसे टकले बंदे के साथ शादी करनी पड़ेगी। इसीलिए चैंग सोचता है कि उसे मियाओ की मदद कर देनी चाहिए, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे एक बंदा मियाओ के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है तो वो पीछे हट जाती है, लेकिन उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है जो कि अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके उन्हें डराने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि उस लड़की को जाने दो नहीं तो बुरा हाल कर दिया जाएगा। खैर वो सभी लोग डरते नहीं है और चैंग से कहते हैं कि ये उनका मामला है और चैंग बाहर वाला है। इसके बाद एक बंदा कहता है कि चैंग की कल्टीवेशन उनके बराबर की ही है, अगर वो सभी उसके साथ एक साथ गैंग बैंग कर देते हैं तो वो शायद जी सकते हैं। उसी टाइम पे चैंग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा देता है तो उसके प्रेशर की वजह से वो सभी बंदे घबरा जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। उसी टाइम पे मियाओ आगे बढ़ती है जो कि चैंग का पैर पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मेरी हेल्प करो। चैंग अपने मन के अंदर देखता है और वो तुरंत समझ जाता है कि मियाओ बहुत चालाक लड़की है, उसे अच्छे से पता है कि हालातों का फायदा कैसे उठाया जाता है। इसके बाद मियाओ अपनी चाल आगे बढ़ाती है और वो चैंग से कहती है कि चैंग का प्रेशर कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है, इसीलिए मियाओ उसके प्यार में पड़ चुकी है, इसीलिए मियाओ चैंग की साइड पे रहना चाहती है और वो उसके साथ हमेशा रहेगी। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है ये तो खुद को इस तरह से ऑफर कर रही है जैसे कि हारेम मांगा के अंदर होता है। खैर उसी टाइम पे वो सभी लोग फिर से खड़े हो जाते हैं और वो चैंग से कहते हैं कि ये मामला हमारा है, इसीलिए तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन चैंग एनर्जी को रिलीज करते हुए उनसे कहता है कि भाग जाओ, इससे कि पहले मेरा मन बदल जाए और मैं तुम सभी को मार दूं। जिससे वो सभी बंदे डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पे मियाओ अपने मन के अंदर सोचती है कि जब तक वो चैंग के साथ रहती है तब तक उसके फादर शादी को लेके उसका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन तभी चैंग उसको पीछे हटाते हुए कहता है कि उसे बिल्लियां पालने का शौक नहीं है, इसीलिए मियाओ यहाँ से जा सकती है। लेकिन मियाओ उसे कहती है कि चैंग ने उसकी जिंदगी बचाई है, इसीलिए वो दोनों मरते दम तक एक साथ रहेंगे। तो फिर मियाओ आगे से उसके हाथ को चाटते हुए कहती है कि अगर चैंग को बिल्लियां नहीं चाहिए तो फिर वो उसकी वाइफ बनने के लिए भी रेडी है। खैर चैंग इस बात से घबरा जाता है और उसे कहता है कि अजनबियों का हाथ नहीं चाटा जाता है और क्या तुमको नहीं लगता है कि मैं कोई बुरा इंसान हो सकता हूँ। लेकिन मियाओ आगे से कहती है कि उसे चैंग के साथ ही रहना है। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके मास्टर ने उसे इमोर्टल टेम्पल में एक वर्ड के जरिए लाया था और उसे रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर वो किसी भरोसे के नहीं जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए यहीं पे घूमता रहेगा और खो जाएगा। इसीलिए चैंग मियाओ से कहता है कि अगर मियाओ उसे सेटिस्फाई करती है तो फिर चैंग उसको अपने पास रख सकता है और सेटिस्फाई करने का मतलब उससे नहीं था। खैर मियाओ को ऐसा ही लगता है, डार्क जोक। इसके बाद चैंग मियाओ को पकड़ता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, हमें कहीं और पे चल के बात करनी चाहिए। इसके बाद वो मियाओ को पकड़ता है और फुल स्पीड से शहर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग मियाओ के मंगेतर को देखते हैं जो कि सच में एक टकला है और वो मियाओ की घंटियों से उसके बारे में पता लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकती हो। जिसके अगले सीन में हम लोग चैंग और मियाओ को घोस्ट स्टेट के अंदर देखते हैं। जब चैंग के बगल से कोई नॉर्मल सा कल्टीवेटर निकलता है तो चैंग की कल्टीवेशन की वजह से उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिससे चैंग हैरान होकर उसे पूछता है कि उसे क्या हो गया है। तो फिर मियाओ उसे बताती है कि उसकी हाई कल्टीवेशन की वजह से जितने भी नॉर्मल कल्टीवेटर हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा जोर पड़ता है, इसलिए वो सभी बौखला जाते हैं। तो फिर चैंग अपनी कल्टीवेशन को कम लेता है और वो कल्टीवेटर तुरंत चैंग से माफी मांग के वहाँ से डर के भाग जाता है। जिसके बाद मियाओ चैंग से कहती है कि वो इस जगह को काफी अच्छे से जानती है, अगर चैंग को कहीं पे जाना है तो मियाओ उसको रास्ता बता सकती है। चैंग उसे पूछता है कि उसका पीछा वो सभी लोग क्यों कर रहे थे, जिसपे मियाओ आगे से रोते
हुए बताती है कि उसके फादर किसी बुद्ध के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन म्यो किसी के साथ भी ऐसे ही शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन वो सभी उसे काफी ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। इसीलिए वो अपनी जान बचा के इधर से उधर भागती रहती है और कई सालों तक वो घोस्ट स्टेट के अंदर ही रही है, इसीलिए वो यहाँ से काफी ज्यादा वाकिफ हो गई है। और म्यो इतने ज्यादा नौटंकी करने के बाद सोचती है कि चैंग उसकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि म्यो काफी ज्यादा छोटी है और साथ ही में वो बहुत बेसहारा है। लेकिन चैंग उसी टाइम पे अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी मदद करना यानी मुसीबत को मोल लेना, इसीलिए मैं इसको पीछे ही छोड़ देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। लेकिन चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इस तरह की कहानियों के अंदर हमेशा लड़की को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसकी शादी हमेशा तय किए गए दूल्हे के साथ ही होती है। लेकिन उसी टाइम पे मियो चैंग से कहती है कि चैंग ने उसकी जिंदगी बचाई है, इसीलिए मियो ने फैसला किया है कि वो चैंग की वाइफ बनेगी और चैंग को मरते दम तक उसके साथ ही रहना पड़ेगा। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन उसी टाइम पे चैंग को कुछ स्पेशल एनर्जी महसूस होती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे मॉन्क आ जाते हैं जो कि उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनके साथ मियो का फियांसे जियान किन भी था, जिससे मियो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो हमें बताती है कि जितने भी मॉन्क जियान के साथ आए हैं वो सभी स्पेशल फॉर्मेशन बना के किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं और नासेंट सोलियम के कल्टीवेटर को भी अच्छे के साथ पीट सकते हैं। जिसके बाद जियान मियो से कहता है कि उसे तुरंत के तुरंत टेम्पल में वापस चलना होगा, उसी पे वहीं पे उसकी फैमिली इंतजार कर रही है। मियो अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग कभी भी इनके खिलाफ जीत नहीं सकता है, इसीलिए वो जियान से कहती है कि अगर वो उसके साथ चलती है तो फिर क्या वो चैंग को जाने देगा, जिसपे जियान हाँ कहता है और कहता है कि जब तक वो उसके साथ जाती है तब तक किसी को कुछ भी नहीं होगा। मियो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए सोचती है कि वो एक बार शादी से भाग चुकी है तो फिर दोबारा भी भाग लेगी। खैर चैंग उसको जाने ही दे रहा था कि उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को कुछ ऐसा बताता है जिसके बारे में चैंग ने सोचा भी नहीं था। सिस्टम चैंग को बताता है कि जो जियान है वो बुद्धा के 10वें बेटे का रिकार्नेशन है, जिसके बाद उसके पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज है और साथ ही में उसने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी है कि वो मियो के साथ शादी करेगा, जिसके बाद वो डायरेक्ट इमोर्टल किंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और मैंने ये आगे से पढ़ा है और तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तो बता दे रहा हूँ। दरअसल चैंग का काम ये है कि जितने भी इमोर्टल का रिकार्नेशन अभी होने वाला है आगे वाले चैप्टर में, उन्हें रोकना है और उन्हें मार देना है, जिससे लोअर वर्ल्ड के अंदर दिक्कत ना आए। इसीलिए सिस्टम चैंग से कहता है कि उसे जियान को ब्रेक थ्रू करने से रोक देना है। इसीलिए चैंग आगे बढ़ता है और वो मियो को पकड़ के कहता है कि ये मेरी है और मैं ये किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा, अब से ये मेरे साथ रहेगी। जिससे आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी चैंग के ऊपर हंसने लगते हैं। जियान भी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि एक कीड़े की हिम्मत कैसे हुई कि वो उठ के खड़ा होना चाहता है। जिसके बाद वो अपने सारे मॉन्क को एक साथ चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है और वो सभी फॉर्मेशन में एक साथ उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन चैंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा। इसके बाद वो अपना पैर जमीन के ऊपर मारता है और एक ही बार में जितने भी मॉन्क उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे वो उन सभी को एक ही बार में खत्म कर देता है। जिससे चैंग और आसपास जितने भी लोग खड़े थे उन सभी का मुंह खुल जाता है और उनकी ज़बान लपलपाने लगती है। जिसके बाद जियान आगे से स्पेशल ट्रेजर का इस्तेमाल करता है और वो चैंग के ऊपर उसके साथ हमला करता है। हम देखते हैं कि एक बड़ा सा बर्तन घूमते हुए चैंग की तरफ जाता है, लेकिन चैंग उसे अपने हाथों में ही पकड़ लेता है और वो जियान से कहता है कि खाना रखने के लिए अच्छा बर्तन है। तो फिर जियान रुकने वाला कहा था, जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी रियल बॉडी को समन करता है और बुद्धा के पाम का इस्तेमाल करते हुए चैंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। चैंग उसे कहता है कि अगर तुम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करोगे तो फिर मुझे भी करना पड़ेगा। जिसके बाद वो भी वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी एनर्जी से एक सोनिक ड्रैगन बना देता है, जो कि इतना बड़ा था कि वहाँ पे आने की वजह से वो पूरी धरती ही हिलने लगी थी और आसपास जितने भी कल्टीवेटर उड़ रहे थे वो सभी उसको देख के घबरा जाते हैं। जिसके बाद सोनिक ड्रैगन उड़ते हुए जियान की तरफ आगे जाता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करता है और उसकी रियल बॉडी के साथ साथ उसको भी निगल जाता है। जिसके बाद जियान की बॉडी पिघल जाती है और वो ऐसे ही मारा जाता है। चैंग इस बात से काफी खुश हो जाता है कि उसे और ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने वाले हैं और आसपास जितने भी लोग खड़े थे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि चैंग के पास इतनी ज्यादा ताकत है। इसके बाद सिस्टम चैंग को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देता है क्योंकि चैंग ने रिकार्नेशन सन को मारा था और चैंग को पता चल जाता है कि अगर वो रिकार्नेशन सन को मारता है तो फिर उसे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद वो मियो से कहता है कि उसने मियो की काफी बड़ी मदद की है, इसलिए फेवर के तौर पे मियो को चैंग की मदद करनी होगी ताकि वो युन जाओ के लिए फ्लाइंग बोट पकड़ सके। और चियांग भाई युन जाओ सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि स्नेक ने उसे खबर दी थी कि 3 इमोर्टल फैमिली एक साथ मिलके लॉन्गविटी सेक्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं और लॉन्गविटी सेक्ट टियान के मास्टर का सेक्ट है। और तुम्हें पता ही होगा कि चैंग के मास्टर ने उसकी कितनी ज्यादा मदद की थी जब वो पहली बार अपनी दुनिया से इस दुनिया के अंदर आया था। जिसके बाद मियो चैंग के ऊपर लेट जाती है और उसके साथ चलते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसी टाइम में हम लोग चैंग की असली बॉडी का माहौल देखते हैं। तब वो दोनों कमरे से बाहर निकलती हैं और हाफते हुए कहती हैं कि चैंग कुछ ज्यादा ही कमाल का है, लेकिन उन लोगों से कहती है कि अगली बारी उसकी है और वो लोग उसकी बारी काट नहीं सकते हैं। जिसपे होंग उसे कहती है कि वो लोग मास्टर को चुराएंगे नहीं, वो दोनों साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन उसी के बाद उन तीनों को एक खतरनाक ऑरा महसूस
महसूस होता है और ये ऑरा शॉर्ट सर्किट को भी महसूस हुआ था, जिसके बाद वो अपने सभी कल्टीवेटर्स को लेते हैं और चैंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग निंगजू को देखते हैं और उसको भी ये ऑरा महसूस होता है और वो बताती है कि ये ऑरा इमॉर्टल के ऑरा से भी ज्यादा खतरनाक है और इसने सभी पत्थरों को हिला दिया है। जिसके बाद वो भी चैंग के इमॉर्टल टेम्पल की तरफ आगे बढ़ने लगती है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग के इमॉर्टल टेम्पल के ऊपर हमला उसी ग्रीन हेयर घोस्ट ने किया था जो कि हमें पहले दिखा था। हम देखते हैं कि वो डिमन जैसे ही टेम्पल के अंदर आता है तो लड़कियां उससे पूछती है कि वो कौन है, जिसपे वो घोस्ट उसे कहता है कि वो यहाँ पे सभी को मारने के लिए आया है। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी से उन तीनों के ऊपर हमला करता है, जिससे वो तीनों ही काफी ज्यादा पीछे खिसक जाती हैं। लेकिन लिंक अपने पास से इमॉर्टल शॉट को बाहर निकालती है और वो अटैक को ब्लॉक करते हुए और घोस्ट से कहती है कि वो अपने गंदे मुंह से चैंग का नाम ले। लेकिन वो घोस्ट जैसे ही लिंक के हाथों में इमॉर्टल शॉट को देखता है तब वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो जैसे ही इसके हाथों से इमॉर्टल शॉट ले लेगा तब वो चैंग को मारने में और ज्यादा कामयाब हो सकता है। जिसके बाद लिंक उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन घोस्ट कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था और वो आसानी के साथ लिंक को डोमिनेट कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो लिंक को खाने ही वाला था कि उसी टाइम पे होंग और बायुवे उसके ऊपर हमला करती है और बायुवे घोस्ट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और होंग उसी टाइम पे जाके लिंक को बचा के ले आती है। लेकिन घोस्ट जैसा कि पता है ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए वो बायुवे के ऊपर एक ही अटैक करता है जिससे बायुवे नीचे जाके गिरती है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उस घोस्ट के ऊपर कोई टील से अटैक करता है, लेकिन वो घोस्ट उसको आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान में ग्रैंडमा आ चुकी थी, यानी कि निंगजुए जो कि अपनी स्वीट फॉर्म में थी और साथ ही में वहाँ पे शॉर्ट सेट के लोग भी आ चुके थे। निंगजुए उन लोगों से कहती है कि वो यहाँ पे उन लोगों को सपोर्ट देने के लिए आई है। उसी टाइम पे लिंक के फादर जैसे ही उस घोस्ट को देखते हैं तब उन्हें एक ही झटके में पता लग जाता है कि ये घोस्ट हेल से आया है, ये कोई नॉर्मल घोस्ट नहीं है, ये घोस्ट का भी घोस्ट है। इसके बाद निंगजू लिंक के फादर से कहती है कि वो उसे सपोर्ट करे और वो दोनों मिलके उस घोस्ट के ऊपर एक साथ हमला करेंगे। जिसके बाद वो दोनों अटैक करने के लिए घोस्ट के ऊपर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं भी घोस्ट अपने मन के अंदर सोचता है कि चैंग उसे डर गया है, इसीलिए वो छोटे मोटे चींटों को आगे भेज रहा है उसे लड़ने के लिए। लेकिन वो इस बात से और भी ज्यादा खुश था क्योंकि वो इन सभी को खा के इमॉर्टल पहले ही जा सकता है, जिसके बाद वो चैंग का भी खेल आसानी के साथ खत्म कर देगा। जिसके बाद वो घोस्ट बस वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो फिर उसका धमाका इतना ज्यादा था कि सभी लोग घायल हो जाते हैं और पीछे जाके गिरते हैं और उन सभी के मुंह से खून आने लगता है। जिसके बाद निंगजू अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे सिर्फ हाई लेवल के एंजल्स ही होते हैं जो कि नियम को सरपास कर पाते हैं। नियम से यहाँ पे मतलब पावर लेवल है, लेकिन लोअर वर्ल्ड के नीचे सिर्फ इमॉर्टल स्लेयर ही होता है जो कि नियम को सरपास कर पाता है। इसीलिए बेशक घोस्ट इमॉर्टल स्लेयर के सेम लेवल पे था। जिसके बाद हम लोगों को अपर रियलम के पावर लेवल दिखाए जाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। सबसे पहले आता है ह्यूमन रियलम इमॉर्टल और आखिर में आता है वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल। और ये चाल तुम लोग देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं पढ़ने वाला। जिसके बाद वो घोस्ट आगे बढ़ता है और वो बायुवे को गले के अंदर रस्सी बांध के उसको लटका देता है और कहता है कि वो सबसे पहले बायुवे को खाएगा और अपने मन के अंदर सोचता है कि वो बायुवे को खाने के बाद चैंग के पास जाएगा और उससे फाइट करेगा। खैर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है बायुवे को लटका के, ये चैंग इसके साथ जो करने वाला है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। जिसके बाद वो घोस्ट बायुवे को खाने ही वाला था कि उसी टाइम पे निंगजू उसे अपने आप को ऑफर कर देती है, ये कहते हुए कि निंगजू की कल्टीवेशन ज्यादा है, इसीलिए अगर घोस्ट उसे खाएगा तो उसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन वो घोस्ट आगे से इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो बायुवे के सर को काटने ही वाला था कि उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सिस्टम चैंग को वार्निंग देता है कि उसका एक सबऑर्डिनेट मरने वाला है और उसे जल्दी करनी होगी, नहीं तो वो मारा जाएगा। हम देखते हैं कि वो बस काटने ही वाला था कि उसी टाइम पे चैंग वहाँ पे झम्म से आता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वो उड़ते हुए जाके पीछे जाके गिरता है, जिससे वो घोस्ट पीछे जाके धड़ाम से गिरता है। जिसके बाद चैंग बायुवे को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ पे एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिससे वो धीरे धीरे हील होने लगती है। बायुवे उसे घोस्ट के बारे में बताती है तो फिर चैंग उससे कहता है कि वो यहाँ पे आ चुका है, अब उसे डरने की जरूरत नहीं है और वो उस कमीने का ख्याल रख लेगा। जिसके बाद वो डीमन तुरंत चैंग के ऊपर अपने दोनों हाथों से हमला करता है, लेकिन चैंग शू से उसके अटैक को डॉज करता है और उसके बालों को पकड़ लेता है और उससे हंसते हुए कहता है कि चलो कुछ खेलते हैं। इसके बाद वो उसके बालों का इस्तेमाल करते हुए उसे उठा उठा के पटकता है, इधर मारता है उधर मारता है और जब तक उसके बाल सर से अलग नहीं होते हैं चैंग उसको तब तक मारते ही रहता है। खैर उसके बाल टूटने की वजह से उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए चैंग से कहता है कि वो उसे खा लेगा। उसी टाइम पे चैंग शू से गायब होता है और उसके पीछे जाके उसके मुंह के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है और मार मार के उसका मुंह सुजा देता है। वो घोस्ट मार खाते हुए भी अभी तक गिव अप नहीं किया था और वो सोचता है कि वो अभी भी चैंग के खिलाफ जीत सकता है। लेकिन उसी टाइम पे उसके मुंह के ऊपर एक क्रिटिकल हिट पड़ता है और उसके दांत टूट के बाहर जाके गिरते हैं और तब जाके उसे यकीन हो जाता है कि चैंग कुछ
कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है और वो उसे नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद चैंग उसके ऊपर एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे वो डीमन जमीन को तोड़ते हुए जाके नीचे घुस जाता है। वो सभी लोग सोचते हैं कि चैंग तो उसके साथ बच्चों की तरह खेल रहा है। जिसके बाद चैंग सोचता है कि चलो कुछ नया किया जाए। जिसके बाद वो अपने इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जितने भी एल्जियर थे उन सभी को कंट्रोल करते हुए उस डीमन को खिलाने लगता है। और चैंग उसे कहता है कि तुम्हें खाना काफी ज्यादा पसंद है ना, चलो आज मैं तुम्हें खिलाता हूँ, देखता हूँ कि तुम कितना खा सकते हो। जिसके बाद चैंग उसे एल्जियर खिलाते रहता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे पॉइंट की काफी ज्यादा जरूरत थी और घोस्ट उसके सामने खुद ही आ गया। जिसके बाद वो एल्जियर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था क्योंकि सुप्रीम थंडर अभी इस समय नाराज है, तो वो नीचे नहीं आ रही है। और चैंग को ये टेस्ट भी करना था कि अगर वो एल्जियर से किसी की कल्टीवेशन को बढ़ाता है तो क्या सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन वो घोस्ट इस बात से और ज्यादा खुश हो जाता है कि चैंग उसको और ताकतवर बना रहा है। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सुप्रीम थंडर भी आ जाती है और चैंग ने इसे जबरदस्ती बुलाया है। और वो सभी लोग सोच ही रहे थे कि चैंग उस डीमन की कल्टीवेशन को क्यों बढ़ा रहा है। सुप्रीम थंडर जैसे ही घोस्ट के ऊपर पड़ती है तब वो अपनी इमोर्टल स्टेज के अंदर आ जाता है। जिसके बाद सुप्रीम थंडर भी उसे पावर देने लगती है। लेकिन वो घोस्ट इस बात से हैरान हो जाता है कि अब उसकी कल्टीवेशन बढ़ना रुक क्यों गई है। वो जैसे ही इमोर्टल की 9th स्टेज पे आता है तब वो इवॉल्व करना रोक देता है और उसका पेट पावर की वजह से धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम थंडर चैंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो चैंग के कंधे के ऊपर बस हल्का सा टच मार के वापस लौट जाती है और हंसते हुए सोचते हैं कि उसने ये कर दिखाया। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही बदमाश है। खैर उसी टाइम पे उस घोस्ट का समय चक्र पूरा हो जाता है और वो घोस्ट बूम बोल के वहीं पे मारा जाता है और चैंग को पूरे 3 लाख पॉइंट मिलते हैं क्योंकि चैंग ने उसकी कल्टीवेशन को बढ़ा दिया था। इसके बाद वो सभी लोग चैंग की तारीफ करने लगते हैं कि चैंग कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। चैंग उन लोगों को एक एक करके हीलिंग पिल देता है और उनसे कहता है कि वो लोग चोट खा चुके होंगे, इसीलिए वो इसे खा के अपने इंजरीज को पूरा कर ले। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे बैठ जाके हैं और पिल खा के उसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं। उसी टाइम पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि खतरा बढ़ते हुए जा रहा है, इसीलिए अपने डोमेन को उसे बढ़ा लेना चाहिए। लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि उसे डोमेन को लगातार कंटिन्यू करने के लिए पॉइंट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसके पास पॉइंट काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने पिछली बार कई सारे डीमंस को यहाँ पे बुला लिया था, इसलिए उसके पास कई सारे पॉइंट हो चुके थे, लेकिन वो हर बार ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ पे मैं चीजों को बिल्कुल साफ साफ बताने वाला हूँ। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो जितने भी लोग हैं उन सभी को अपनी डोमेन के अंदर बुला लेता है तो उसे सिस्टम की वजह से कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे और वो ब्रेक थ्रू करेंगे तो फिर चैंग को उतने ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। लेकिन चैंग को अभी भी निंगजो के ऊपर यकीन नहीं था क्योंकि निंगजो डर के कारण ही उसे लॉयल है, वो उसे पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती है। खैर चैंग का इन सभी चीजों की वजह से दिमाग घूमने लगता है तो फिर वो सिस्टम से कहता है कि जरा चेस्ट बाहर निकालना, उसे खोल के देखते हैं। इसके बाद वो चेस्ट सामने की तरफ आती है तो वो काफी कमाल तरीके से खुलती है, इसीलिए चैंग को ऐसा लगता है कि इसके अंदर से कोई दमदार चीज बाहर निकलेगी। लेकिन सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे बस 50,000 पॉइंट मिले हैं, ज्यादा कुछ नहीं। इसके साथ ही चैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि अब उसके पास इतने पॉइंट हो चुके हैं कि वो डोमेन को एक्सपेंड कर सकता है। तो फिर चैंग तुरंत अपने डोमेन को बढ़ा देता है और उसे रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक मैथिक सीक्रेट की मिलती है और ये की पता नहीं क्या है, इसके ऊपर ब्लर कर दिया गया है क्योंकि चैंग की डोमेन ने पूरे माउंटेन को कवर कर लिया है। इसीलिए चैंग को एक नया टाइटल मिलता है जो कि होता है लॉर्ड ऑफ फीजियन माउंटेन। इसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि ये आइटम डिवाइन ग्रेड का है और एक बार खुलने के बाद ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि इसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी एबिलिटी स्ट्रेंज है। खैर चैंग को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है और क्या कर सकता है, इसीलिए चैंग उसको पकड़ता है और कहता है कि खड़े हो जाओ, जल उठो और दग जाओ। जिसके बाद वो आइटम ऐसा ही करता है और ऊपर जाके दग जाता है और उजैला कर देता है। और मेरे हिसाब से हेंटा एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये उत्तेजित कर देने वाला यंत्र है। इसके बाद सिस्टम चैंग को ये भी बता देता है कि नया वर्जन आ गया है, तो चैंग उसको तुरंत अपडेट कर देता है और इसमें उसे एक नई स्किल मिली थी जिसका नाम था फुल स्कोर। और ये भाई स्किल बहुत ज्यादा अजीब है और चैंग को भी कुछ ज्यादा ही अजीब लगती है, लेकिन मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल बता देता हूँ आगे के चैप्टर से। चैंग इस स्किल की मदद से फ्यूचर देख सकता है या फिर प्रेडिक्ट कर सकता है। इसके बाद चैंग उन सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन लोगों से कहता है कि वो सभी लोग अपने अपने लोगों को चैंग की डोमेन के अंदर लेके आ सकते हैं और यहाँ की जितनी भी चीजें हैं उन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं कल्टीवेशन को बढ़ाने और ब्रेक थ्रू करने के लिए। लेकिन चैंग उन दोनों को ही याद दिलाता है कि वो लोग सिर्फ उन्हीं बंदों को ला सकते हैं जिनके ऊपर उन्हें पूरा यकीन हो, और वो चाहे जैसे भी दिखते हो, चाहे काने हो या फिर लंगड़े हो, वो आ सकते हैं। लेकिन वो लोग गद्दारी करबे ये वाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो चैंग उन्हें मार देगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी सारे डीमंस ने आके चैंग की डोमेन के अंदर अपना घर बसा लिया था और वहाँ पे रहने लगी थी। और जितनी भी डीमन गर्ल थी वो सभी अपने मन के अंदर बस यही सोच रहे थे कि चैंग कब उन्हें अपना सीनियर मान लेगा। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि मस्त लेटा हुआ था और
उसे धड़ाधड़ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हुए जा रहे थे, वो भी सिर्फ उसके जूनियर्स के ब्रेक थ्रू करने की वजह से, और उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहे थे और साथ ही में बोनस भी मिल रहा था। इसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं मेरा क्लोन अभी क्या कर रहा होगा। इसके बाद चैंग की नींद लग जाती है और वो फिर से वहाँ पे सो जाता है। तभी वो तीनों लड़कियां वहाँ पे आती हैं और कहती हैं कि मास्टर फिर से चले गए हैं, चलो हम लोग बारी बारी से अपना काम शुरू करते हैं। उसी टाइम पे हम लोग डोपलगैंगर को देखते हैं, यानी क्लोन को, और जब उसकी नींद खुलती है तब उसके सामने 3 लड़कियां खड़ी थी। दोस्तों मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से एक नया आर्क शुरू होने वाला है जिसका नाम है क्योसो इवेंट, और जितनी भी चीजें अब यहाँ से होने वाली है वो सभी क्योसो इवेंट के अंदर ही होंगी, इसीलिए मैं बार बार क्योसो नाम नहीं लूंगा। हम देखते हैं कि चैंग को कुछ लड़कियां घोड़ा गाड़ी पे बैठा के अपने साथ लेके जा रही थी और उसे कहती है कि हे हैंडसम अब तुम बिकने वाले हो, जिससे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अब म्याओ ने उसे बेच दिया है। इसके बाद जब चैंग दीवार के पार जाता है तब उसे पता चलता है कि दीवार के अंदर एक एरिना बिछा हुआ है जहाँ पे लड़कियां फाइट कर रही हैं। और दोस्तों ये सारी लड़कियां एक ही सेक्टर से आती हैं जिसका नाम है हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्टर, और इस सेक्टर के अंदर सभी लड़कियां होती हैं और इनका एक ही प्रिंसिपल है जो कि बिहार की तरह है कि जब भी कोई अच्छा दूल्हा दिखे तो उसे किडनैप कर लो, भले ही चाहे इसके लिए नियम को ही क्यों न तोड़ना पड़े। और जो भी लड़कियां एरिना के अंदर इस फाइट को जीतेंगी उन्हें मौका मिलेगा कि वो अपने हिसाब से दूल्हे को चुन सकती हैं शादी करने के लिए। जिसके बाद 2 लड़कियां उड़ते हुए आती हैं और वो चैंग को कटघरे के अंदर डाल देती हैं और जाते हुए कहती हैं कि वेट करो, अभी तुम्हारी दुल्हन तुम्हें लेने के लिए आ रही है। चैंग खड़ा होकर अपने अगल बगल में देखता है तो फिर वहाँ पे 2 बंदे और खड़े थे। चैंग के बगल में जो लड़का खड़ा था वो चैंग को हल्के में लेता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है, लेकिन चैंग तुरंत अपनी रस्सियों को खोलता है और हाथ को घसीटते हुए कहता है कि हाँ तुम क्या कह रहे थे, जिसपे उस बंदे की फट जाती है और वो आगे से चैंग को अपना भाई मारने लगता है। जिसके बाद उसके बगल में जो लड़का खड़ा था वो चैंग को माहौल के बारे में बता देता है कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो सभी फाइट इसलिए कर रही है कि लड़का किसको मिलेगा, और इन सभी लड़कियों को जैसे ही कोई हाई क्वालिटी वाला मैन मिलता है तो ये तुरंत उठा लेती है। जिसके बाद यहाँ पे फाइट की जाती है और जो भी लड़की जीतती है तो उसे मौका मिलता है कि वो अपना पति चुन सकती है। वो बंदा चैंग को आगे बताता है कि सेक्टर के अंदर काफी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं जो कि हमारे लिए जन्नत तो बन सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी कल्टिवेटर्स भी हैं जो कि कुछ ज्यादा ही दमदार हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एरिना के अंदर कुछ ज्यादा ही तगड़ी लड़की आती है और वो बंदा आगे से कहता है कि अगर ये मैच जीत जाती है तो मैं शादी करने से ज्यादा अच्छा मरना पसंद करूंगा। उसी टाइम में हम लोग मियाओ को देखते हैं क्योंकि उसने चैंग को बेचा नहीं था, दरअसल उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। मियाओ भी वहाँ पे फाइट कर रही थी चैंग को बचाने के लिए, लेकिन वो अगली लेडी उसके ऊपर एक ही किक मारती है और वो उड़ते हुए अलविदा हो जाती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो कम से कम इसने बेचा तो नहीं था। जिसके बाद चैंग सोचता है कि मुझे यहाँ से तुरंत खिसक लेना चाहिए, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि दिखने में ब्यूटीफुल थी और इसका नाम है जियांग जुआनचू, और ये नासेंट सो रियलम की सेकंड फॉर्म पे है। और जुआनचू को देखने के बाद चैंग का दिल मचल जाता है और उसे अचानक से न जाने का मन करने लगता है। जिसके बाद अनाउंसर स्टेज के ऊपर आती है और वो बताती है कि यहाँ पे फाइट को शुरू करने वाला है और जो भी मैच को जीतेगा उसे मौका मिलेगा कि वो अपने लिए दूल्हा चेक कर सकता है और उसे चुन सकता है। जिसपे वो तीनों हंसते हुए कहते हैं कि अब हमारी किस्मत कुछ लड़कियों के ग्रुप के ऊपर है, लेकिन तभी अनाउंसर आगे से बताती है कि जो भी कल्टीवेटर जीतेगी उसे ये मौका मिलेगा कि वो मर्द को चेक भी कर सकती है कि उसे चाहिए या नहीं। जिससे वो तीनों ही चुपचाप हो जाते हैं और अपने अपने मन के अंदर सोचने लगते हैं कि अगर अगली लड़की ने चूज किया और अगर वो जीत गई तो फिर वो दोनों मर जाएंगे, अगर जुआनचू ने उसे चूज किया तो फिर वो दोनों उसके साथ शादी कर लेंगे। और वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोच रहा था कि अगर मोटी लड़की जीत गई तो यहाँ से वो तुरंत भाग जाएगा इन दोनों को बकरा बना के, अगर जुआनचू जीत जाती है तो फिर वो इन दोनों को मार देगा ताकि जुआनचू सिर्फ उसे चूज करे। इसके बाद वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है और जब जुआनचू कई सारी लड़कियों को पीट के आगे बढ़ने लगती है तो वो तीनों खुशी के मारे गाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मोटी लड़की वहाँ पे फाइट में आती है और वो मारना शुरू कर देती है लड़कियों तो वो तीनों ही रोने लगते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे इज्जत का सवाल है कि कौन किसके पास जाने वाला है। खैर उसी के बाद वहाँ पे कुछ पुराने दूल्हे आते हैं जो कि उन तीनों से कहते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि सेक्टर मास्टर कितनी ज्यादा अच्छी है, अगर वो उनमें से किसी एक को चुनते हैं तो फिर उसकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और भाई सेक्टर मास्टर अभी वही मोटी लड़की है जो कि अभी जुआनचू के साथ फाइट कर रही है। जिसके बाद वो मोटी लड़की आगे से अपने चक्र का इस्तेमाल करते हुए जुआनचू के ऊपर हमला करती है तो फिर जुआनचू भी आगे से अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वो आगे से वाटर अटैक करती है। हम देखते हैं कि जुआनचू के वाटर अटैक ने उस मोटी लड़की को अपने अंदर घेर लिया था और सभी लोगों की नजरें इसी बात के ऊपर थी कि कौन जीतने वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मोटी लड़की आके नीचे गिरती है और जुआनचू इस मैच को जीत जाती है। जिसके बाद जुआनचू को मौका दिया जाता है कि वो किसे चूज करना चाहती है और उसको क्योसो इवेंट के लिए आगे भेज दिया जाता है। जुआनचू आगे बढ़ती है और वो राइट वाले बंदे को सबसे पहले चूज करती है, जिससे उसका दिल मचलने लगता है और वो खुशी के मारे पावरा सा हो जाता है। लेकिन उसी टाइम पे जुआनचू फिर से अपना ऑप्शन चेंज करती है और वो चैंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैं इसे अपने हस्बैंड के तौर पे चुन
सुनती हूँ, जिससे उस बंदे की बेचारे के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं और वो टूट के बिखर जाता है। इसके बाद वो सभी लड़कियां चैंग को उठा लेती हैं और उससे कहती हैं कि तुम काफी ज्यादा लकी हो। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग को सुहाग रात के लिए रेडी करके घर के अंदर बिठा दिया गया था। चैंग अपनी सुहाग रात के टाइम पे बस यही सोच रहा था कि वो पिछले 20 सालों से वर्जिन है और उसे ऐसा चमत्कारी मौका अब जाके मिला है तो मिला है, वो भी उसके क्लोन को। खैर चैंग बस इतना ही कर सकता है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए, जिससे वो अपनी अमानत बचा सकता है क्लोन की, अपनी नहीं। खैर उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि स्किल की वजह से उसे कुछ खतरनाक चीज मिली है। जिसके बाद हमें वहाँ पे जुआन चू की थोड़ी सी लाइफ बताई जाती है कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है अगर चैंग यहाँ से अभी के अभी भाग जाता है। जिसके बाद हमें जुआन चू का फ्यूचर दिखाया जाता है और मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। जुआन चू की फैमिली मर रही है और उसे बस एक ही तरीका पता है कि वो कैसे अपनी फैमिली को फिर से जिंदा कर सकती है, कि उसे इवेंट के अंदर फर्स्ट प्राइज मिलेगा जिससे ही वो अपनी फैमिली को रिवाइव कर सकेगी। लेकिन जैसे ही वो लोग युनजाओ की तरफ जा रहे होंगे तब उनके ऊपर इवल कल्टीवेटर हमला कर देंगे, जिसमें कई सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन जुआन चू वहाँ से बच के भाग जाएगी। जिसके बाद वो क्योसो इवेंट के अंदर हिस्सा लेगी, लेकिन इवेंट के अंदर वो ज्यादा अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जिसके बाद उसकी मुलाकात उसके मरे हुए फादर की फैमिली के बेटे से होगी, जो उसके साथ वो जुड़ जाएगा। लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा कमीना था। जिसके बाद वो जुआनचू का फायदा उठाएगा और उसे मरने के लिए छोड़ देगा। इसके बाद कुछ लोग आएंगे जो कि जुआनचू को पकड़ लेंगे और उन्हें युनजाओ लॉर्ड को एक स्लेव की तरह बेच देंगे। जिसके बाद जुआनचू का इस्तेमाल एक क्यूबिन की तरह किया जाएगा, जिसको हर दिन बेइज्जती और टॉर्चर सहना पड़ेगा और आखिर में जुआनचू ये सब सह नहीं पाएगी। जिसके बाद वो सुसाइड करके ऐसे ही मारी जाएगी। लेकिन उसकी बॉडी को भी दफनाया नहीं जाएगा, उसे पहाड़ों पे फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद भेड़िए आके उसे नोच के खाएंगे। जिससे चैंग को समझ में आ जाता है कि ये सिस्टम के नए वर्जन का अपग्रेड है और ये उसका फल है। और चैंग को यकीन हो जाता है कि ये जुआनचू का फ्यूचर होने वाला है अगर वो उसके साथ न टकराता। इसके बाद सिस्टम चैंग को कुछ 3 तरह के टास्क देता है, जिसमें से पहला मिशन ये था कि उसे जुआनचू के साथ रहना है और उसकी जिंदगी को ठीक करना है। तीसरा मिशन ये था कि उसे युनजाओ का नया लॉर्ड बनना है। और चैंग इन तीनों ही मिशन को पूरा करने वाला है, इसीलिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चैंग इनमें से कोई भी टास्क पूरा नहीं कर पाता है तो उसे पेनल्टी के तौर पे अपने पॉइंट्स को गंवाना पड़ेगा। जिसपे चैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सिस्टम से कहता है कि उसने बेफालतू में ही उसे इस तरह के काम दे दिए हैं। जिसके बाद चैंग बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और वो जुन चाओ का आने का वेट करने लगता है। लेकिन जुआनचू वहाँ पे आते नहीं है और चैंग की जब नींद खुलती है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जब वो दरवाजा खोल के बाहर जाता है तब कई सारी लड़कियां उसका इंतजार कर रही थी और वो लड़कियां चैंग से कहती है कि चैंग करने के लायक नहीं है, इसीलिए सिस्टर जुआनचू वहाँ पे आई ही नहीं है। जिसपे चैंग गुस्सा होकर उन तीनों से कहता है कि मैं अभी की अभी कर सकता हूँ, यकीन नहीं है तो अंदर चलो करके दिखाता हूँ। लेकिन एक लड़की आगे से डार्क जोक मारते हुए कहती है कि सिस्टर जुआनचू ने कहा था कि घास पेड़ से ज्यादा बड़ी है, इसीलिए चैंग कर नहीं पाया। इसीलिए जुआनचू ने उसको यहीं पे छोड़ दिया है और वो खुद उड़ने वाली बोट से युनजाओ की तरफ निकल चुकी है। इसीलिए चैंग अपनी लंगोट को पकड़ता है और वो भागते हुए बोट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि चैंग जुआनचू को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता है। क्योंकि अगर उसने ऐसे ही उसे जाने दे दिया तो फिर पॉइंट के साथ साथ जुआनचू की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जैसा फ्यूचर अभी हम लोगों ने देखा है वैसा ही होगा। चैंग जैसे ही बोट के ऊपर चढ़ता है तब जुआनचू उसका ही वेट कर रही थी और वो चैंग को सबसे पहले हस्बैंड कहती है, लेकिन बाद में अजनबी कहती है। चैंग उसे कहता है कि अगर वो युनजाओ जा रही है तो चैंग उसके साथ जाएगा, क्योंकि ट्रिप काफी ज्यादा लंबी है और चैंग उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जुआनचू आगे से कहती है कि ट्रिप के दौरान उसके कई सारे साथी जा रहे हैं और साथ ही में उसकी बहनें भी, इसलिए ट्रिप आसानी के साथ जा सकती है। लेकिन जब जुआनचू आसपास देखती है तो जितनी भी सिस्टर्स थी उन सभी ने अपने अपने लोगों को अपने साथ लेके रखा था, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड्स को। इसीलिए जुआनचू भी चैंग को अपने साथ रहने देती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहना। और भाई जुआनचू अभी जो चैंग को इतना इग्नोर कर रही है ना, मैं गारंटी देता हूँ चैंग इससे बदला ले लेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग जाके सेट की प्रटियाज से मिलती हैं, जिनका नाम सोनिंग जियांग था, और वो उन दोनों से पूछती है कि उन्हें कल रात मजा आया। जिसपे जुआनचू आगे से कहती है कि उन्हें काफी ज्यादा मजा आया और कल रात काफी ज्यादा अच्छी बीती थी। और वो आगे से कहती है कि चैंग को भी ऐसा ही लगता होगा। जिसके बाद सुन यांग उन लोगों को बताती है कि डुअल कल्टीवेशन के काफी ज्यादा फायदे होते हैं और वो लगातार करने के बाद उन्हें ये समझ में आ जाएगा। जिसके बाद वो जाते हुए खासकर चैंग की तरफ जाते हुए देखते हुए कहती है कि यहाँ पे फालतू चीजें ना हो तो ज्यादा बेहतर है और फालतू की फाइट तो बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो किसी की हड्डी पसली भी टूट सकती है। जिसके बाद सुन यांग वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद बोट के ऊपर जितनी भी लड़कियां थी वो सभी चैंग का मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि चैंग रात के टाइम में ज्यादा बाहर ना घूमे तो उसी के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी नासेंट सोल रियलम के ऊपर हैं। अगर कोई ऐसा बंदा जो कि अपनी गोल्डन पीक रियलम पे है वो किसी से टकरा जाता है तो फिर उसका मरना तय है। बेसिकली वो लोग चैंग को ताना दे रहे थे उसकी कल्टीवेशन कम होने के लिए। जुआनचू चैंग को अपने साथ ले जाते हुए कहती है कि वो जिन भी लोगों को अपने साथ लेके आती है उसे उनका
उनका ख्याल रखना पूरी तरीके से आता है। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कितने कमीने हैं साले, कल्टीवेशन क्या कम है, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसी टाइम में जुआनचो उसे कहती है तुमने सुन लिया ना उन लोगों को, इसीलिए रात के टाइम में ज्यादा घूमना नहीं तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद जुआनचो चैंग से कहती है कि चैंग उसको मैडम कह के बुला सकता है, उसके नाम से नहीं। चैंग आगे से कहता है कि वो ऑर्डर्स को फॉलो करने में काफी ज्यादा माहिर है और वो अब से जुआनचो को मैडम कहेगा। जिसके बाद हम लोग उन एवल कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि जुआनचो के ऊपर हमला करके उसकी लाइफ बर्बाद करने का पहला कदम थे। वो सभी लोग जितने बोट्स वहाँ पे आए थे उन सभी लोगों को मार देते हैं और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इन लोगों के बॉस का मकसद कुछ ज्यादा ही अलग है जो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। जिसके बाद वो सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी बोट भी आनी थी और वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। जिसके बाद अगला सीन बोट के अंदर का होता है। हम लोग देखते हैं कि जुआनचो जैसे ही अपने कमरे के अंदर आए थे तो वो तब से ट्रेनिंग के रूम के अंदर ही थी और वो लगातार ट्रेनिंग करते हुए जा रही थी। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जुआनचो का कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही टफ है। वो जब से बोट के अंदर आई है तो वो लगातार प्रैक्टिस करते हुए जा रही है और उसने जरा सा भी आराम नहीं किया है। और चैंग को पहले से ही उसकी स्टोरी लाइन पता थी, इसीलिए चैंग को मदद करनी ही थी जुआनचो की, जिससे वो ताकतवर हो सके। इसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है कि वो जुआनचो के कैरेक्टर को स्कैन करे और उसे बताए कि जुआनचो का क्वालिफिकेशन लेवल कितना ज्यादा है। सिस्टम चैंग को बताता है कि उसका क्वालिफिकेशन 7 है जो कि बाकियों से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी टास्क के मुताबिक मुझे इसकी मदद करनी ही है, इसीलिए इसकी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव कर ही दिया जाए। उसी टाइम में जुआनचो को काफी तेज की चोट लगती है और वो पीछे आके गिरती है। चैंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैडम आप ठीक तो हैं, चलिए हम लोग कुछ मजेदार सा करते हैं, जिससे जुआनचो कुछ और समझ लेती है और वो चैंग से कहती है कि वो चैंग के साथ बिल्कुल भी नहीं करेगी। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरा उससे मतलब नहीं है। इसके बाद चैंग अपनी लंगोट से कुछ बाहर निकालते हुए कहता है कि बस आप जैसे ही इस बिग बेबी को देखेंगी तो आप दंग रह जाएंगी। तो फिर जुआनचो शर्माते हुए उसकी तरफ अपनी शॉट फेंकती है तो वो शॉट चैंग के बिल्कुल एग्जैक्ट टांगों के बीच में जाके रुकती है। अगर शॉट थोड़ी सी आगे बढ़ जाती तो चैंग बर्बाद हो जाता और वो कभी भी अपने बच्चों की फोटो न देख पाता। खैर बाद में चैंग अपनी लगोन से एक तलिस्मा बाहर निकालता है और वो जुआनचो से कहता है कि मैं इसको बाहर निकाल रहा था, तुमने कुछ और समझ लिया है। चैंग उसे बताता है कि ये तलिस्मा काफी ज्यादा पावरफुल है और ये चैंग अपनी फैमिली से लेके आया है। अगर जुआनचो इसका इस्तेमाल कर लेगी तो उसकी कल्टीवेशन काफी जल्दी बढ़ जाएगी, लेकिन जुआनचो उसे यूज करने से मना कर देती है और वो चैंग से कहती है कि अगर ये तलिस्मा इतना ही अच्छा है तो फिर इसे अपने ऊपर यूज कर लो, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है। जिसके बाद वो वहाँ से तुरंत आगे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन चैंग स्पीड से आगे बढ़ता है और वो उसके सर के ऊपर तलिस्मा लगा देता है और जुआनचो को इसके बारे में पता भी नहीं चला था। जुआनचो उसके ऊपर गुस्सा होने ही वाली थी कि चैंग उसे कहता है कि अगर ताकतवर नहीं होगी तो फिर मेरी रक्षा कैसे करोगी। जिस पे जुआनचो बिल्कुल चुप हो जाती है, जिसके बाद वो चुपचाप बैठ के कल्टीवेट करने लगती है। जुआनचो को बिल्कुल महसूस होता है कि ये तलिस्मा सच में शक्तिशाली है और उसके जितने भी इंटरनल इंजरीज थी वो सभी ठीक होने लगती हैं और जुआनचो को यकीन हो जाता है कि ये तलिस्मा सच में शक्तिशाली है और साथ ही में उसका जो ग्रेड था वो भी बढ़ के 8 हो जाता है। चैंग उसे वो पत्थर देता है जो कि भाई टैलेंट को प्रिडिक्ट करता है, तो वो पत्थर हरा नहीं काला हो जाता है। जुआनचो को भी यकीन नहीं होता है कि उसने इतने कम टाइम में इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन चैंग को ये इम्प्रूवमेंट काफी कम लगती है क्योंकि जब ये लिंक के ऊपर यूज किया गया था तब वो डायरेक्ट इमॉर्टल के ग्रेड में आ चुकी थी। इसके बाद जुआनचो अपने मन के अंदर सोचती है कि वो चैंग का फायदा उठा रही है और वो चैंग से कहती है कि वो उसका फायदा उठा लिया है और उसने उसके तलिस्मा को यूज कर लिया है, इसीलिए वो अब से अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो चैंग को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद वो चैंग को बता देती है कि वो उसे थोड़ी सी अजीब लगेगी क्योंकि उसने अपने सीनियर से ये कह दिया था कि चैंग कर नहीं सकता है और वो नपुंसक है। दरअसल तो जुआनचो का चैंग के साथ शादी करने का इरादा ही नहीं था, उसे तो बस इवेंट के अंदर जाना था, इसीलिए उसे किसी की जरूरत पड़ी थी। और वो चैंग से कहती है कि चैंग को अभी उसके ऊपर हंसी आ रही होगी क्योंकि वो काफी अजीब है। चैंग उसे कहता है कि तुम्हारा ये अजीब पना है मेरा फेवरेट है, लेकिन उसी टाइम पे वो सिप हिलता है जिसकी वजह से वो दोनों खड़कते हुए सीधा दरवाजे से जाके टकराते हैं और चैंग कुछ बड़ी बड़ी चीजों को छू लेता है, जिससे जुआनचो शर्माते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और जब वो बाहर जाके देखती है तब उसे पता चलता है कि जितने भी इविल कल्टीवेटर्स थे उन सभी ने उनके शिप के ऊपर हमला कर दिया है और वो एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर रहे हैं। अभी के लिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं।